वो बहुत हिदायतें होती थी लड़कियों को खासतौर पे, ऊपर नहीं देखना, जब आप वहाँ जाएं तो ऊपर नहीं देखें, उस बाजार से गुजरो, कबाड़ी बाजार से गुजरोगे तो ऊपर नहीं देखना, सीधे जाना सीधे आना, किसी की तरफ नहीं देखना। मतलब इतनी हिदायतें थी कि थोड़ा सा अजीब लगता था। और थोड़े से बड़े हुए तो फिर हमने अपनी मदर को पूछा कि क्यों ना देखें ऊपर, ऐसा क्या है वहाँ, यहाँ भी तो हम देखते हैं। तो उनका कुछ उनके पास शायद जवाब नहीं था, थोड़ी देर सोचा तो फिर कहा कि अरे वहाँ खराब औरतें रहती हैं। तो उसने बताया कि मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ और मेरे फादर पुलिस में थे, लेकिन मुझे किसी ने रंजिश में, मेरे पापा की किसी से रंजिश हुई और मुझे उठा के 7-8 साल की उम्र में और बेच दिया। मेरे पास एक सज्जन आए, मैं तो उनको पहचान गई क्योंकि मैंने अपने सामने उनको बड़े देखा था और वो मुझे नहीं पहचान पाए क्योंकि मैं यहाँ आके बढ़ी हूँ। तो मैंने उनको चाचा जी कह के बुलाया जब वो मेरे पास अंदर आए और मैंने कहा चाचा जी मैं उनकी बेटी, अपने फादर का नाम लिया, बताया। थोड़ी सी पूछताछ के बाद वो समझ गए कि हाँ ये उनकी बेटी है और उसने बस यही गुहार रखी कि मुझे निकाल दो यहाँ से। अब देखिए इतना ये कुत्सित एक व्यवहार है कि जिसका आप मतलब शायद नहीं, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप लोग भी, कि वो सब तो ठीक है, चाचा जी कहना भी ठीक है, लेकिन देह धर्म अलग है। वो हर रोज आते रहे, हर रोज उसके साथ बैठते रहे और वो हर रोज गुहार करती रही कि मुझे निकाल। फिर एक दिन, अब पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था, एक दिन उन्होंने पूरा कहा कि तुम पैसे वैसे ले लेना, ज्वेलरी औरों की भी ले लेना, क्योंकि बाहर जाके अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको नहीं रखा तो तुम्हें अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कर लेना। वो भी उनके कहने में आ गई और वो सज्जन गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने मेरठ ट्रांसफर ले लिया। हर जगह ऐसे भेड़िए हैं, नरपिशाच हैं जो इर्द गिर्द हैं आपके। ऐसे में कोई पड़ोस का एक लड़का जो उससे काफ़ी कम उम्र का था और उसने कहा कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा पति नहीं था, अब मैं तुमसे शादी कर लूँगा, चलो। यहाँ मेरे घर वाले तो तैयार होंगे नहीं, लेकिन मैं कर लूँगा। अब क्या उसके मन में था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उसे लेकर वहाँ किराए का कमरा हमारे घर के सामने उसने ले लिया, वो वहाँ पे वो रहने लगे। हिंसा नहीं है लोगों की, ना लोगों की है ना सरकारों की है, और जुडिशरी तो देखिए डिपेंड करती है कि जब आप उस तक पहुँचाएंगे तब वो कानूनी पक्ष समझेगी, नहीं तो नहीं। कि उसने सबसे पहले बैन लगाया, जो 25 ऐप बंद किए हैं उनमें सबसे पहला किया है OTT बालाजी को, क्योंकि ये जो गंदगी परोसनी शुरू की केवल एकता कपूर ने की। मुझे लोग कह रहे हैं कि आप पॉडकास्ट में उसका नाम ले रही हो, वो आपका इलाज कर देगी, कोई बात नहीं, मेरा तो हो ही रहा है। मुझे तो 31 साल हो गए मेरा इलाज होते होते। मेरे पास भी इंटर्नशिप के बच्चे आते हैं। जी एक लड़की को उठा के ले गए, देर रात वो खाना खाने गई, 1:30 बजे हॉस्टल की लड़की निकल रही है। भैया हमको तो हॉस्टल का इतना पता है कि हॉस्टल में 8-9 बजे के बाद एंट्री नहीं थी, नहीं आओगे तो जाओ, पेरेंट्स को खबर कर दी जाती थी। आप कहीं भी जाएं तो कैसे हॉस्टल है, आप खुद तो परोस रहे ना वो सब चीजें। आप एक बार भी माँ बाप ये नहीं पूछ सकते उन लड़कियों से या लड़कों से जो दूर पड़ रहे हैं क्या कर रहे थे। ये पैसे, यह लड़की ने अगर ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड ड्रेसेस, ब्रांडेड ज्वेलरी ये सब पहन रखी है, कहाँ से आई तुम्हारे पास? क्यों नहीं पूछा? माँ बाप ने एक लिमिटेड खर्चा दिया है। Welcome to the latest episode of CEO Scoop Magazine. My name is Sanjay Kumar Maurya, publisher at CEO Scoop Magazine. 2024 में स्पा इंडस्ट्री ने तकरीबन 1,57,106 मिलियन रुपए इसका रेवेन्यू जनरेट किया। शायद वो इस यहाँ पे किया गया होगा क्योंकि आए दिन स्पा सेंटर खुलते हैं, आए दिन बंद होते हैं। मामूली से शॉप लाइसेंस के बेसिस पे स्पा सेंटर खुलता है। आपने सुना होगा कि आज फला चौराहे पर स्पा सेंटर खुला, वहाँ रेड हुई, वहाँ पता चला कि यहाँ पे तो खरीद फरोख्त होती है, वेश्यावृत्ति होती है। उसके बाद उस स्पा सेंटर को बंद कर दिया गया। कुछ टाइम बाद सेम ओनर उसी स्पा सेंटर को खोल रहा है। आज से नहीं, ये कई वर्षों से चला आ रहा है। अब बस डिजिटलाइजेशन के दौर में चीजें बदल गई है। जरूरी है हम उन लोगों को सुने जो तब से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जब ना मोबाइल फोन था, ना सोशल मीडिया थी और ना ही कोई ऐसा साधन जो किसी की मदद का जरिया बन सके। एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन होता था मदद मांगने का। तब से अतुल शर्मा जी, चेयरपर्सन एंड डायरेक्टर ऑफ संकल्प फाउंडेशन, उन्होंने स्टार्ट किया, एक संकल्प लिया कि अब वो इसको और नहीं देखेगी, उसके लिए आवाज़ उठाएगी। और तब से लेकर आज तक संकल्प फाउंडेशन ने अब तक 500 से ज़्यादा लड़कियां, तकरीबन 600 के आसपास लड़कियों को इस गोरख धंधे से निकाला। वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और कई सारे मुद्दों पे, पर्यावरण तक उन्होंने अपने कई सारे मुद्दों को कवर किया और उन पर काम किया। वुमेन एम्पावरमेंट के इस एडिशन में CEO स्कूप उनको फीचर कर रहा है और हमें खुशी है कि आज वो हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने, पॉडकास्ट का शामिल होने के लिए। मैम, मैं जानना चाहूँगा, वो पहला संकल्प जब आपने लिया, उस वर्ष जब कोई भी ऐसी सहायता प्रदान नहीं होती थी,
ना ही फोन होते थे, ना कुछ आपका सोशल मीडिया भी नहीं था। कब आपको लगा कि आपको ये संकल्प लेना चाहिए, और क्या वो ऐसे चंद पड़ाव रहे जिनकी वजह से आपको लगा कि आपको ये संकल्प लेना चाहिए? ये तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ करना है। मतलब सोशल वर्क जैसी चीज़ अगर आज से मैं 40 साल पहले सोचूं तो ये कोई बहुत मामूली बात नहीं थी। ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ ऐसा करना है। ये बचपन से मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती रही जो मैं अक्सर बता भी रही हूँ, जिन्होंने मुझे वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, खींच के खड़ा कर दिया। मुझे कहीं नहीं जाना था। बहुत एक पुरातनपंथी परिवार की बेटी, पुरातनपंथी एक परिवार की बहू, अब बेसिकली हम देहात से, तो वो कोई था ही नहीं कोई ऐसा। और लेकिन चूंकि मेरा घर उस एरिया से एक सड़क दूर है, बस एक आड़ी सड़क कटती है, इस पार से शुरू हो जाता है टाइटेरिया, मेरठ की मैं बात कर रही हूँ, और उधर मेरा घर हो जाता है। तो और वही स्कूलिंग का रास्ता है। छोटा सा शहर था, अब तो डेवलप कर गया है, लेकिन उस वक्त एक कस्बाई मानसिकता का छोटा सा शहर हुआ करता था। तो बड़े छोटेपन से कि जब 6-7 साल का बच्चा स्कूल जाने, तभी 5-6 साल का ही बच्चा जाता था स्कूल, से पहले नहीं जाने थे। तो वो बहुत हिदायतें होती थी लड़कियों को खासतौर पर, ऊपर नहीं देखना, जब आप वहाँ जाएं तो ऊपर नहीं देखें, उस बाजार से गुजरो, कबाड़ी बाजार से गुजरोगे तो ऊपर नहीं देखना, सीधे जाना सीधे आना, किसी की तरफ नहीं देखना। मतलब इतनी हिदायतें थी कि थोड़ा सा अजीब लगता था। और थोड़े से बड़े हुए तो फिर हमने अपनी मदर को पूछा कि क्यों ना देखें ऊपर, ऐसा क्या है वहाँ, यहाँ भी तो हम देखते हैं। तो उनका कुछ, उनके पास शायद जवाब नहीं था। थोड़ी देर सोचा तो फिर कहा कि अरे वहाँ खराब औरतें रहती है। तो मैंने कहा कैसे खराब है वो, इतनी समझ नहीं थी, 7-8 साल की उम्र थी। तो लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करती थी। और फिर उन्होंने झल्ला के कहा कि अरे बस नहीं, ये अच्छी औरतें वो नाचना गाना करती है। तो उसको भी फिर मैंने उनको एक नया सवाल डाला कि ये नाचना गाना तो आप लोग भी करते हैं, जब घर में हमारी शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, सब नाचते हैं, गीत होते हैं, तो वो कैसे खराब होगी। तो उन्होंने कहा मेरे नहीं है दिमाग इतना कि तेरे से मगजमारी करूं, बस वहाँ नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। उन्होंने बड़े झल्ला के मुझे जवाब दिया, लेकिन वो चीज़ मेरे मन में उत्सुकता की तरह घर करती चली गई कि क्यों नहीं देखना है। और देखिए, जब आप एक चीज़ को रोज़ ही देख रहे हैं, आपको तो उस जगह से गुजरना ही गुजरना है। और मतलब पहली क्लास से, तब नर्सरी केजी नहीं होती थी, पहली क्लास से और 12th तक आपको उसी रास्ते से गुजरना है। तब फिर आपके पास कोई ना कोई घटनाएं तो अगर आपके मन में खप गई तो कुछ होंगी जरूर। या शायद ऊपर वाले ने ऐसा कुछ लिख दिया था कि तुम तो कहीं चली जाओ, तुमको यहीं आना। और उसके बाद एक शायद मैं 9th या 10th में पढ़ रही थी, तो उधर से गुजर रही, वो फिर जीने से मुझे खटखट की आवाज़ आई और मैंने ऐसे पलट के देखा तो वो लड़की की भी मुझसे निगाह मिली और वो वापस पलट गई। मैं चाहती थी उससे पूछना कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। वो मेरे साथ पढ़ती थी, मेरी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी, लेकिन मेरी क्लास में थी तो ऑब्वियस है कि सब जानते एक दूसरे को। और तब फिर मैं उसकी इंतजार करती रही, कब आएगी स्कूल। आई नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ता भर बाद उसने भी सोचा होगा कि तो भूल गई होगी, नहीं मेरे साथ करेगी बहस। तो फिर भी मैंने उसे पकड़ा जैसे ही स्कूल आई कि तू वहाँ क्या कर रही थी। मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वहाँ पे अच्छी औरतें नहीं रहती। तो मैं आज सोचती हूँ इस उम्र में आके कि वो शायद समझ उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मुझे इतनी नहीं थी। जो उसको उस उम्र में होके उसने कहा कि वो जो खराब औरतें हैं उनमें से एक मेरी माँ है। लेकिन अच्छी बात ये है, मैंने उसको जब पूछा कि लेकिन मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो मतलब उसने कहा कि ये मेरी अच्छाई है कि मैं बचपन से पोलियो है मुझे और बदसूरत हूँ मैं, बहुत सांवली थी और सुंदर भी नहीं थी और वैसाखी से चलती हूँ, तो जो मेरी माँ का काम है उसमें मैं फिट नहीं बैठती, इसलिए मुझे पढ़ने की वो मिली। अब वो नहीं बता रही कैसे फिट नहीं बैठती, मैं सवाल पूछूं तो वो भाग गई, मुझसे बात मत करो। फिर शायद वो आई भी नहीं स्कूल, उसको लगा कि शायद बहुत सवाल पूछे जाएंगे तो और किसी को बता देगी ये तो कोई और भी पूछेगा। फिर वो कभी नहीं मिली, थोड़ी भूल पड़ी कि कुछ नहीं। फिर अर्ली एज में हमारी शादी हो गई, लेकिन पढ़ाई चल रही थी बराबर। तो मतलब मेरा बेटा हुआ था और वो 1-1.5 महीने का था, तो हमारे पड़ोस में कोई महिला नहीं आई और वो मेरे बच्चे को खिलाने लगी थी, बहुत ज़्यादा खिला रही थी। मतलब उसका नहलाना धुलाने से लेके उसकी पॉटी वॉटी सब वही कर रही थी। हालांकि मेरी मदर इन लॉ नाराज़ होती थी इस बात से कि इसके बच्चे नहीं है तो इसे मत दिया करो बच्चा। पर वही मेरा थोड़ा स्वभाव अलग तरह का रहा कि इन सब चीज़ों पर, जो पुरातनपंथी चीज़ें, मेरा विश्वास नहीं था कभी भी। तो वो खिलाती रहती थी और उसको कह रही थी कि मेरे भाई नहीं है कोई, ये मेरा भाई है से, और मुझसे काफ़ी बड़ी थी वो, उस समय 35-36 साल की उम्र थी। फिर थोड़ा सा बच्चे के साथ साथ मिलके वो मेरे साथ भी बहुत मेरा करती थी, काम वाम करती रहती थी।
फिर एक दिन उसने बताया, जब बिल्कुल लगा उसे कि मैं उसके विश्वास में हूँ, तब उसने बताया कि मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ और मेरे फादर पुलिस में थे, लेकिन मुझे किसी ने रंजिश में, मेरे पापा की किसी से रंजिश हुई और मुझे उठा के 7-8 साल की उम्र में और बेच दिया। अभी तो ये दूसरा पड़ाव था मेरे जीवन का। मैं अभी तक सोचती थी केवल यहाँ खराब औरतें रहती हैं, लेकिन जब उसने कहा कि कहीं और भी खराब औरतें रहती हैं तो फिर वो एक उत्सुकता बनी। तब उसने मतलब बहुत सारी बातें होती रही कि भाई एक मैं वहीं रही, वहीं पे फिर उसी काम में लग गई। कोई भी ये नहीं बताता था किस काम में लग गए, बस वो गुपचुप करके बातें होती थी। फिर उसने मुझे बताया कि एक दिन मेरे पास एक सज्जन आए, मैं तो उनको पहचान गई क्योंकि मैंने अपने सामने उनको बड़े देखा था, और वो मुझे नहीं पहचान पाए क्योंकि मैं यहाँ आके बड़ी हुई। तो मैंने उनको चाचा जी कह के बुलाया जब वो मेरे पास अंदर आए, और मैंने कहा चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ, अपने फादर का नाम लिया, बताया। थोड़ी सी पूछताछ के बाद वो समझ गए कि हाँ ये उनकी बेटी है, और उसने बस यही गुहार रखी कि मुझे निकाल दो यहाँ से। अब देखिए इतना ये कुत्सित एक व्यवहार है कि जिसका आप मतलब शायद नहीं, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप लोग भी, कि वो सब तो ठीक है, चाचा जी कहना भी ठीक है, लेकिन देह धर्म अलग है। वो हर रोज आते रहे, हर रोज उसके साथ बैठते रहे, और वो हर रोज गुहार करती रही कि मुझे निकाल दो। फिर एक दिन, अब पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था, एक दिन उन्होंने पूरा कहा कि तुम पैसे वैसे ले लेना, ज्वेलरी औरों की भी ले लेना, क्योंकि बाहर जाके अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको नहीं रखा तो तुम्हें अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कर लेना। वो भी उनके कहने में आ गई, और वो सज्जन गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने मेरठ ट्रांसफर ले लिया और वो उसको मेरठ लेके चले आए। वहाँ एक कमरा लिया किराए पे, और वहाँ तो सबको ये बताया कि मैं भाई मेरी लेट शादी हुई है, मेरी बीवी है। लेकिन जब उनके ही बच्चे आके उसको पीटने पाटने लगे तो पड़ोसियों को पता लगा इसकी बीवी भी नहीं है, ऐसे इसने किसी औरत को रख लिया। तो वो सज्जन ज़्यादा दिन नहीं रुके, 3-4 महीने उसके साथ रहे, उसका सब पैसा वैसा जेवर वेवर सब ले चुके थे वो, और एक रात उसको छोड़ के चले। शायद वो रिटायर भी हो गए थे, तो चले गए। और जाने के बाद में ये अभी देखिए इसकी जो ये पूरा का पूरा, मैं इन बच्चियों से भी कह रही हूँ, ये पूरा जो नेक्सस है ये ऐसा है कि इसमें कहीं नहीं आपको पता लगेगा कि कौन है जो हमको बहका के ला रहा है हमारी बेटियों को। तो ऐसे ही हर जगह ऐसे भेड़िए हैं, नरपिशाच हैं जो इर्द गिर्द हैं आपके। ऐसे में कोई पड़ोस का एक लड़का जो उससे काफ़ी कम उम्र का था, और उसने कहा कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा पति नहीं था, अब मैं तुमसे शादी कर लूँगा, चलो। यहाँ मेरे घर वाले तो तैयार होंगे नहीं, लेकिन मैं कर लूँगा। अब क्या उसके मन में था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उसे लेके वहाँ किराए का कमरा हमारे घर के सामने उसने ले लिया, और वहाँ पे वो रहने लगी। लेकिन वो भी उसके पास आता जाता तो था नहीं, बस जब आया पैसे वैसे जो कुछ और थोड़ा बहुत बच रहा होगा वो सब कान वान के और गले वाले का उसके सबसे ले ला के वो भी धीरे धीरे चला गया। और उसने कहीं और सुना, फिर बाद में कहीं जाके शादियाँ कर ली 2-2। ये ऐसी बेचारी झाड़ू पोछा कर रही थी घरों में, किसी का खाना भी बना रही थी, बहुत सारे एक जगह मजदूर रहते थे उनका खाना वाना बनाती थी, अपना जीवन यापन कर रही थी, किराया वराया दे रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार और यादें उसके मन में सब बसी हुई थी। तो एक दिन उसने मुझे विश्वास, जबकि मेरी कोई उम्र नहीं थी, मेरा बेटा हुआ 18 साल की उम्र, मेरे 18 साल की उम्र थी, तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे मेरे घर वालों से मिलवा सकती हो एक बार ना। मैंने ये सोचा कि घर वालों का कैसा रिएक्शन होगा, जिनको बिछड़े हुए 20-25 साल हो गए तो कैसा होगा उसका रिएक्शन। मैंने तो घर वालों से अपने से जिद की, अपने लॉस से जिद की, चलो इसे एक बार मिलवा के। तो मेरे घर की बड़ी बहू थी, थोड़ा लाड़ प्यार में थी, तो मान लिया सबने कि चलो ठीक है। 2-4 मुअज्जिज़ लोग हमारे साथ गए परिवार के, उसको भी लेके गए। आए वो दोनों माता पिता आए, उसके बाद में 2 भाई उसके पैदा हुए थे जो टीनेजर थे, वो भी आए, और मिले जुले सब, बहुत रोना धोना हुआ, बहुत सब हुआ, क्या हुआ तेरे साथ क्या नहीं हुआ। वो भी बावली सब बताती रही कि मैं ऐसे चली गई, ऐसे मेरे साथ हो गया। तो बस वो उनकी इज्जत पे आँच आ गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं देखो जी, सारी बात तो ठीक है, आप इसे यहाँ ले आए, हम मिल लिए, हमारे मन को सुकून हो गया कि हमारी बेटी जिंदा, लेकिन हम रख नहीं पाएंगे। हमने उनसे कहा कि ये कौन सी बात हो गई, एक तो आप ये मानते हैं कि जो लड़की अपनी मर्जी से चली गई तो वो ऑनर की बात हो गई आपके, वो ना रखें तो समझ में आती है कि जो लेके गया वो रखे, लेकिन ये तो 7-8 साल की बच्ची आप ही की रंजिश में चली गई। तो उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया मुँह मोड़ के कि नहीं, वो सब जो हुआ सो भूल जाओ, हम इसे नहीं रखेंगे। अब हमारे पास भी कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। बात ये होती है कि हम वहाँ से तो चल दिए, और मैं गिल्ट फील कर रही थी कि ये घर वाले मेरे अब मेरा जो है वो जो हाल करने वाले हैं, वो मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं इतना समझ भी नहीं पा रही थी, शायद एज भी नहीं थी।
तो रास्ते भर ये बात होती रही कि क्या इसने बवाल करा, हम यहाँ ला दिया, हम दूसरों की गालियाँ सुन रहे हैं, वो मैं 4 बातें सुना रहे हैं, और अभी से इसके साथ कोई संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उस महिला के साथ। वो भी सुनती रही, आ गए हम लोग, घर भी आ गए, लेकिन रात को भी वो मैराथन बहस चलती रही हमारे घर में कि भाई सुबह से ये नहीं आना चाहिए, इसकी ये बिल्कुल जिद पकड़े बैठी है कि नहीं मैं इसके साथ बात क्यों नहीं करूँगी, क्या हो जाएगा, अरे इसके माँ बाप ने काम क्यों रखेंगे। तो वो सुन रही थी। अब वो समझदार थी, उम्र दराज थी, उसको ये लगा कि मेरी वजह से इसका परिवार बिगड़ जाएगा। वो चली गई और चुपचाप बिना बताए हमें चली गई। तो मैं देखो सच कहूँगी कि मुझे जरा भी उसके जरा हल्का सा खटका तो हुआ, पर चली गई, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ कि मुझे ये लगा कि अरे अच्छा है मेरा घर बच गया, वरना ये सब मेरा जो हाल करते पता नहीं मेरा क्या होने वाला था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मुझे रोज़ ताने देते, मैं इससे बात ज़रूर करती और मुझे ताने मिलते, लेकिन वो फिर आई नहीं 1 साल तक। और 1 साल बाद भाई दूज के दिन आई, 1 डेढ़ साल हो रहा था, भाई दूज के दिन वो आई और काफ़ी अच्छे कपड़े उपड़े पहन के और बड़ी फल मिठाई विठाई लेके, तो आके बोली, मुझे मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी कि मैं गोविंदा को टीका करूँ भाई दूज बाद। फिर थोड़ा सा अहम मेरे अंदर का जो था वो मुझे शायद गलत निर्णय पे ले गया, या शायद ऐसा तय हो गया था कि तुझे ये कहना है और इसलिए ये होगा। तो मैंने उसे कहा नहीं, पहले तुम बताओ तुम कहाँ गई थी और ऐसे कैसे चली गई। तो उसने कहा देखो मेरी वजह से तुम्हारा घर बिगड़ता, ये समाज मुझे रखने को, जो मेरे माँ बाप तैयार नहीं थे, तो और मैं किसी की क्या बात करूँगी। तो मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई। अब ये तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। तो मैंने कहा फिर मैं नहीं कराऊंगी। मुझे आज तक दुख है कि मैंने अपने बेटे का चेहरा भी नहीं दिखाया उसको। मैंने कहा मैं नहीं अभी बात करनी, तू जा यहाँ से। और ये सब उठा, वो लेके चली गई। लेकिन मैं एक बात नहीं भूलती हूँ कभी भी, कि वो जैसे जा रही थी, और गांव में इस तरह के घर होते हैं कि आंगन है, फिर बड़ा सा, मैं छत पे थी, आंगन बड़ा सा है, फिर बाद में जाके दरवाज़ा है, तो वो पूरा आंगन उसने पार किया सीधे सीधे। लेकिन जैसे ही दरवाजे पहुंची उसने पलट के देखा, तो मैं छत पे खड़ी थी और मुझे लग रहा था कि वो रो रही है। वो मेरे मन में बड़ा खटका हुआ और बड़ा एक ऐसा गिल्ट हुआ कि मैं इसे रोक लूँ, लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस समय उम्र भी थी, बड़े उस समय और तरह के माहौल थे, ये आज जैसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी चलाएं, थोड़ा एक संस्कारों का भी फर्क रहता था। वो चली गई, फिर कभी नहीं आई। और ऐसे बीत गए शायद 7-8 साल, 10 साल बीत गए। मन में फांस तो रही। फिर जब सब चीज़ें मैनेज हो गई, क्योंकि मेरे देवर थे, छोटे नंद थी, उनकी सबकी शादियाँ वादियाँ हो गई, मेरे सास ससुर भी अर्ली एज में चले गए। मैंने एक दिन इनसे कहा कि अभी हम भी थोड़े सेटल हो गए, मेरी पढ़ाई लिखाई लगभग पूरी हो रही थी, और मैंने इनसे कहा कि मैं एक दिन उसको ढूंढूं। ऐसे ही बस पूछा किसको, मैंने कहा उसे। बोले अरे जाओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ढूंढना है। वहाँ से पिट, उनको मतलब कोई यकीन ही नहीं था कि मैं जाऊँगी वहाँ से जब अगर पिट के आओ ना गालियाँ खा के, तो मुझसे मत कहना कि क्या हुआ मेरे साथ, और मैं जाऊँगा भी नहीं कि तुम जब कहोगे आओ मुझे उसने मारा और उसने ये कर दिया। उनका मैं कुछ नहीं कहूँगी तुमसे, मुझे एक बार जान दो बस। एक बार सोच के गई तो आज 31 साल हो गए, लौट नहीं पाई। हर दरवाजे पे गई। मेरा सोच और एरिया केवल इतना था कि मेरठ में कबाड़ी बाजार है, ये खराब बाजार है, खराब रोड। इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ है क्या है। और हर दरवाजे पे जा रही थी, हर दरवाजे पे गाली खा रही। 2 साल खाई वो गालियाँ। तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे परिवार को यहाँ ला के बिठा दें, अच्छा तुम कोई समझाती प्यार से, अरे तुम भले घर की लड़की हो, यहाँ क्यों आती हो, बहू हो तुम, शादीशुदा हो, यहाँ मत आया करो। और मैंने किसी से नहीं कहा मैं किसी को ढूंढ आई। मैंने बस फिर ये कहना शुरू किया कि मैं तो आपके बच्चे पढ़ाना चाहती हूँ, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर, और पता नहीं आपको क्या, मैं आपसे पैसा नहीं ले रही, आपसे कुछ कहूँगी नहीं, एक टाइम आऊँगी पढ़ाऊँगी। कुछ थोड़े विरोध के बाद वो लोग तैयार हुई, और उन्होंने बस ये कहा कि ऐसा करना कि मेरा बच्चा तो मेरे यहाँ पढ़ेगा और दूसरे का बच्चा दूसरे के। अभी मेरे लिए तो वो बड़ी सौगात थी, क्योंकि उस बहाने में हर बच्चे के कमरे पे जा सकती थी और हर जगह उसको ढूंढ सकती थी उस महिला को जिसके लिए मैं गई। तो मैं आपकी बात का ये जवाब दे रही हूँ कि मुझे कोई सोशल वर्क का कहीं कुछ नहीं था, मुझे केवल वो महिला ढूंढनी थी, या मुझे प्रभु की स्थान के वहाँ ले जानी थी, तो मुझे जाना ही है हर हाल में। और 2 साल बाद एक तो पहले मेरे एक रिलेटिव थे, मतलब रिश्ते में ससुर लगते थे, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ऐसे तो
दिक्कत हो जाएगी तुझे, कभी कोई भी हादसा भी हो सकता है और हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट उस समय नहीं कर पाएंगे, तो तुम ऐसा करो एक संस्था रजिस्टर कराओ। अभी मेरे लिए तो ये भी नई बात थी, मुझे तो पता ही नहीं संस्थाएं क्या है। मेरे लिए सोशल वर्क का मतलब था एक आदमी कुर्ता पजामा पहने हुए, एक झोला लटकाए हुए, जो कभी कभी अखबार, वो राजा राम मोहन राय और इस तरह की कुछ किताबें पढ़ी, मुझे किताबों का बहुत शौक था पहले से, तो वो सब मेरे लिए था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं संस्था में रजिस्टर करा दूंगा, तुम उसके लिए परेशान मत हो, और फिर तुम अपने कुछ कार्ड छपवाओ और वो रखो, कोई पूछे तो वही मैं इस संस्था से हूँ। चलो वो भी सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो दिन आया कि जब एक बच्ची ने मुझे, एक लड़की ने मुझे कहा, हालांकि उसकी एज काफ़ी थी, 25-26 साल की रही होगी, लगभग मेरी हम उम्र थी, और उसने कहा कि ऐसे ही आती रहोगी सारी जिंदगी कि कुछ करोगी भी। मैंने कहा क्या करूँ मैं? मैंने उसे भी नहीं बताया कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा बच्चे पढ़ा तो रही हूँ। बोले इनका क्या नतीजा है? तुम पढ़ा के जाती हो, ये फिर ग्राहक बुला के लाते हैं, ये फिर चिल्लाते हैं तेरा ग्राहक आया, तेरा आया, ये फिर ऐसे चिल्लाते हैं नीचे से, तो ऐसे नहीं होने का। तुम मुझे निकाल सकती हो? तुम तो जाती आती हो बाजार, निकल जाओ। मुझे कोई रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का नहीं पता था क्या होता है, कहीं किताबों में भी नहीं पढ़ा था ऐसा, ये कोई करता है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, उस वक्त पर और भी कहीं संस्था थी या फिर सिर्फ आप ही थे? नहीं, केवल मेरठ की पहली संस्था थी, कोई और संस्था किसी और, देखिए संस्थाएं थी कैसे थी, जो कॉलेज चला रही हैं, मंदिर की संस्थाएं थी, ट्रस्ट हुआ करते थे, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं थी। ये मेरे शहर की पहली संस्था थी। फिर मैंने, जब उस लड़की ने कहा तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ ये तो हो सकता है। तो मैंने कहा कैसे? बोले 2 शर्तें, एक तो मेरी बेटी इनके कब्जे में, अगर मेरी बेटी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं जाऊंगी, और रात भर का तुम्हारे पास समय, तुम अपना एक फेक कस्टमर भेजो, वो 1000 रुपये जमा करके जाएगा, अपनी आईडी दे के जाएगा। और उस समय आईडी क्या होती थी, लाइसेंस दे दो, वोटर कार्ड भी बनने शुरू नहीं हुए थे, और या कोई और तुम कुछ करते हो तो उसका कार्ड वार्ड बना रखा हो, बस इतना था। और सुबह 6 बजे हर हालत में मुझे वहाँ जाना होगा। 6 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम है कि तुम मेरी बेटी को ला दो, तो मैं रुकूंगी नहीं, मैं वापस आ जाऊँगी। कई दिन लगे हमें सोचने में क्या करें। फिर मैं प्रशासन को सहयोग शुरू किया बात करना, और टेक्निकल भी थोड़ी शुरू की, क्योंकि मैं लॉ कर चुकी थी उस समय तक, तो टेक्निकल बातें भी शुरू की कि सर ये ऐसा इसमें भी है, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, रेस्क्यू का प्रोसेस भी है ITPA एक्ट में, तो उसमें सीटा हुआ करता था, बाद में वो बीटा हुआ कि उसमें कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक नेक काम है, अगर कोई लड़की कुछ अच्छा से निकलना चाहती है तो निकल जाए। ठीक है। मैंने कहा सर लेकिन आपका सहयोग ये चाहिए कि हमको लड़की चाहिए, लड़की दूर है, राजस्थान में कहीं है। फ़ोन तो थे नहीं, खैर उन्होंने लैंडलाइन से वहाँ फ़ोन किया और कहा कि लाना नहीं है लड़की को केवल वॉच करना है रात भर, हमारा आदमी आ रहा है, मैं अभी के अभी उसको बाई रोड भेज रहा हूँ, और आपको रात भर लड़की को ये वो कोई ना कोई रहेगा, लड़की इधर उधर ना हो, और कोई सूचना लीक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। स्ट्रिक्ट हिदायत के साथ कुछ बड़े पैरेलल के साथ वो बातचीत शुरू हुई, और 6 बज गए सुबह के, और हम पूरी रात वहाँ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बैठे, और सभी बैठे रहे, अधिकारी भी बैठे रहे, और 6 बजते ही लड़की ने बवाल कर दी, मैं जाऊँगी वापस, मेरी लड़की को खतरा हो जाएगा, मैं जाऊँगी, बात खुल गई होगी और मेरी लड़की को मार देंगे। 7-8 साल की उसकी बेटी थी। थोड़ी देर और हम रिक्वेस्ट करते रहे। फिर इतने में सूचना आती है कि वो थाने मुकदमा लिखाने पहुंच गई कि वो जो कस्टमर हमने फेक भेजा था कि वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा रही है, वो ले गया, ये उसकी आईडी है, ये है, और वो मेरी लड़की का अपहरण करके ले गया। वो तो खैर हम डर से गए थोड़े, उन्होंने आश्वस्त किया अधिकारियों ने कि अरे हम बैठे तो आप कौन मुकदमा लिख देगा, बच्ची हमारे साथ है, हमारे सामने। 7 बजे वो बंदा आया, बेटी को ले गया, और वो पहली बार मुझे ये लगा कि मैंने उस महिला के प्रति एक अपनी गिल्ट को थोड़ा सा कम किया। वो पहला रेस्क्यू था, और वो जब माँ बेटी को मिलते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ तो हज़ारों उस जैसी औरतें थी। मैं नेगलेक्ट करती रही 2 साल तक, और मेरा काम तो ये था कि मुझे उनको निकालना कैसे भी, बस। फिर हमने मुड़ के नहीं देखा, कभी नहीं मुड़ के नहीं देखा, और फिर तो लोग जुड़ते गए, इन फ्रंट नहीं थे लेकिन बैक से हमको खबर भी देते रहे, लड़कियाँ भी हमसे संपर्क करती रही, और टूटते फूटते भी रहे, मुकदमे भी होते रहे, लड़कियों को निकालते। सरकारी मदद आपको मिली? नहीं, कभी नहीं, पूछते भी नहीं है। प्रशासन अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा काम करे तुझे, अगर हम चले। पहली बात तो मेरी आदत नहीं है कि मैं जाके अधिकारियों के पास बैठूं और बात, कभी भी नहीं थी। और मिल गए किसी मीटिंग में, बहुत सारी कमेटीज में रख लेते हैं, इसलिए कि बवाल काटने वाली महिला इसको रख लो कमेटी में, चुप रहेगी, इसलिए रख लेते हैं बस। मतलब अप्रिसिएशन किया कि हाँ नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रही है। बस सबसे ज़्यादा जो मेरा साथ है वो मीडिया ने दिया, सबसे ज़्यादा।
एक पल के लिए भी, जैसे मैं अभी उस बच्चे को देख रही हूँ पवन को, वो कह रहे हैं कि मैं एक रेड में रहा हूँ आपके साथ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि अगर मीडिया ने मेरा इतना ज़बरदस्त साथ दिया कि मैं शायद कब का मर जाती अगर मीडिया के लोग, जिस तरह से मारा गया, जिस तरह सब चीज़ें हुई। और अभी आप पॉडकास्टर्स को सबको धन्यवाद इस बात का कि उस महिला के अंतिम उसका मुझे पता लगा कि वो गुजर गई, अभी 1-1.5 महीना हुआ है। और किसी ने मुझे खबर दी कि आपने जिसका जिक्र किया, भले ही आप नाम नहीं ले रही, लेकिन वो गुजर गई, आगरा में गुजरी है। वो उन्होंने ही दिया मुझे, जो सज्जन उसको बतौर पत्नी रख के हमारे घर के सामने गए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, नहीं आपसे मिलने आता, और वो नहीं रही, अभी गुजरी। तो ये भी आप सब लोगों की बड़ी मेरे पे हो रही है, नहीं तो शायद इसी अंदर लेके चली जाती इस दुख को। ये हमेशा रहा, बस ये लगा कि मुक्त हो गई वो, तो होंगी शायद अब तो 70-75 साल की वो हो भी रही होंगी। 31 साल तो उनको ही हो गए, 61 साल के हम हो गए। तो अभी आपके साथ कितने लोग हैं इस संकल्प में? देखिए, संकल्प में अनलिमिटेड, कई सारे अनलिमिटेड लोग हैं। देखिए कई तरह के लोग, एक वो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमको सूचनाएं देते हैं, है ना, हमारे इन्फॉर्मर जिसे आप कहते हैं, हम नहीं कहते, वो सूचनाएं देते हैं, जिसमें ठेले वाले, रिक्शा वाले, छोटा मोटा काम करने वाले, वहाँ रह के मजदूरी करने वाले, वो बंदे। दूसरा रिक्शे वाले, बहुत ज़बरदस्त हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। और एक वो जो ऐसे टाइम पे जब हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मतलब हमें लगा कि हम कब तक रेस्क्यू करेंगे, जब तक हम 100-150 रेस्क्यू कर चुके थे, ये लगा कि ये रेस्क्यू करना कोई प्रोसेस नहीं है। उनके माँ बाप को ढूंढो, फिर लाओ, बड़ा खर्चा शर्चा सब चीज़ें हो जाती हैं, और या नारी निकेतन भेज, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कैसे इनका खुद से मन परिवर्तन हो। तो फिर वो मुझे लगा कि जो मैंने एक शुरुआत की थी कि बच्चे पढ़ें, इनका पढ़ने की बात की जाए। हमने उनसे कहा कि भाई तुम इन बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजती? बोले भेजते हैं, सामने एक सरकारी स्कूल है, उसमें भेजते हैं, कोई एडमिशन नहीं लेता हमारे बच्चों का, ये तो खराब बच्चे, भगाओ इन्हें, ये कैसे आ गए हैं, तो एडमिशन नहीं लेते। बाप का नाम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए नहीं लेते हमारा एडमिशन। लेकिन फिर मैं सरकार को, जुडिशरी को, और जो भी विधायिका है हमारी, उसको धन्यवाद करती हूँ कि फिर ये आया कि माँ का नाम भी लिखा जा सकता है। तब हमारे लिए एक थोड़ी सी आशा की किरण जागी, और हमने उन बच्चों का एडमिशन कराना शुरू किया। उसके भी कुछ परिणाम नहीं निकले, क्योंकि बच्चे वापस आते और वही गालियाँ, वही कस्टमर को ढूंढ के लाना, और फिर उस समय अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। तो फिर मैंने कहा भाई चलो एक निर्णय करते हैं कि चाहे हमारे बस की 2 बच्चे निकालने हो एक साल में, हॉस्टल में कराते हैं। फिर हॉस्टल का मतलब है कि बहुत बड़ा खर्चा था। गए स्कूलों के पास, बात की, एडमिनिस्ट्रेशन को बात की, उनके मालिकों को बात की, कि बोले नहीं नहीं, आइडेंटिटी खुल गई तो हमारे तो बच्चे चले जाएंगे, उनके माँ बाप आके हमारे सिर फोड़ेंगे कि भाई ऐसे बच्चों के साथ हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। हमने कहा बिल्कुल, मैं कभी नहीं आऊँगी, भाई मेरी पहचान है, मैं नहीं आऊँगी। मैं जाऊँगी तो मतलब यही होगा कि कोई उनका बच्चा लेके आएगा, और मैं नहीं आऊँगी, मेरा कोई भी वॉलंटियर कराएगा। दूसरी बात, आप हमें रियायत करेंगे 50% की। पहले तो कोई तैयार ही नहीं था, लेकिन जब मैंने लगा कि इनका जज्बा है, और उन बच्चों के, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर वो बच्चे पढ़ लेते, अब वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के निकाल सकते हैं, मम्मी मुझे स्कूल में बुरा लगेगा, चलो अब मत रहो। तो वो एक मुझे लगा थोड़ा सा, और ये नतीजे हुए अच्छे। और आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, उनके बच्चे भी MCA MBA भी कर रहे हैं, BTech भी कर रहे हैं। एक बच्चे ने भी BTech करके और एक बड़ा शोरूम खोला है अपनी माँ की मदद से। 2 बहन भाई दुबई में हैं अभी, और एक अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में जाके, और वो बैंक एम्प्लॉय हुई है, प्रोबेशनरी ऑफिसर हुई है, और अपनी माँ को फिर से अपने परिवार से मिलवाया उसको, बिना ये बताया, उसकी आइडेंटिटी छिपा के वहाँ थी, अपनी माँ को वहाँ मिलवाया है, वहीं रह रही है साथ में घर लेकर। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं कि जो इसके परिणाम सुखद आए, दुखद भी हुए, जिसमें हम उन पे एक लड़की निकालें और मुकदमा करें तो हम पे 4 करती थी। कोई बात नहीं, इतना तो जुडिशरी को भी समझ में आता है कि ये फेक है, इन पे जो मुकदमे करे गए, हटते भी थे। मगर कुछ जो दूसरे तरीके लोग जुड़े, वो हमारे साथ जुड़े, वो कि जो हमें फाइनेंशियली मदद कर रहे थे। हमने कहा एक बच्चा ले लो, आपको गोद नहीं लेना, आपको आना भी नहीं है, और आपको हैरानी होगी वो NRI है ज़्यादातर। मुझे बाहर से जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग हैं कि जो बाहर रह रहे हैं, इंडियन हैं, और लगातार उन बच्चों की फीस भेजते हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं पे करते हैं उन्हें, लेकिन हॉस्टल में रहना खाना 1 साल हम माँ से बिल्कुल नहीं मिलने देते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में मिल सकती है, उसमें जाएगी तो आइडेंटिटी खुलेगी, छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं, वहाँ नहीं जाने देते हैं। साल भर बाद बच्चे को भेजते हैं, आप रखें, बाजार में नहीं आएगा, जो आपके घर है वहाँ पे रखें। तो परिवर्तन इसलिए आया है बहुत सारा।
और तीसरे तरह के वो लोग हैं जो जुडिशरी से जुड़े एडवोकेट्स हैं, जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ते हैं। उनका भी हमारा भी, मतलब केवल उनका ही थोड़ी लड़ना है, हमारा भी लड़ना है, क्योंकि हम पे भी ये मुकदमा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी कि हम पे एक छोटा सा मुकदमा हो गया था और मैं हैरान हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, और 24 सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स खड़े हुए अदालत में आके, जिनका मुझे पता ही नहीं था, कि मैं नाम भी नहीं जानती थी जिनके। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। और ऐसा भी नहीं, जहाँ भी माननीय जजेस हैं, जब वो सुनते हैं कि अच्छा इस मामले, अरे कहाँ आप इतना अच्छा काम कर रही हो, ये मुकदमा कैसे लिखा गया भाई, चलो हटाओ, इस तरह का भी होता है। तो मैं इसलिए अनलिमिटेड कहती हूँ अपने साथियों को। कोरोना का पीरियड रहा, हाँ, महामारी आई, आपने हाँ, आंचल की शुरुआत करी, हाँ, आपने कई हाँ, चाइल्ड रैपिंग के लिए भी काम किया। हाँ, उस वक्त पर सब कुछ लॉक था, वो हाँ। वक्त कैसा रहा? देखिए, कोर्टों के लिए। वक्त तो इसलिए खराब था कि कस्टमर नहीं था, है ना, पहली बात तो ये थी, और वो अपने घरों में थी। यहाँ तो बाजार बंद करके वो अपने घरों में चले, घर भी बना रखे हैं सबने इर्द गिर्द। लेकिन हमने उनके लिए, जब उन्हें लगा कि कैसे होगा, कुछ के पास तो पैसा था, जो ब्रथल ऑनर्स हैं, कीपर्स हैं, उनके पास तो पैसा था, पीम्स हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनके पास पैसा नहीं था, और कुछ तो लौट गई, जैसे नेपाल की लड़कियां हैं कि भाई हम लौट जाए, लेकिन जो कुछ थी उनका बड़ा सवाल था। उसमें हमने उनसे धीरे से, मतलब मैं कभी कभी संकोच भी करती हूँ, क्योंकि वो ना सामाजिक नहीं है, फैमिलियर भी नहीं है, तो समाज से उनको जोड़ना, मेन स्ट्रीमिंग करना एक बड़ा महाभारत है। तो मैंने उनसे धीरे से पूछा, हम कुछ काम करें इस लॉकडाउन में, कि जहाँ आपको ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं दिलाती हूँ, लेकिन ऐसे 200-300 रुपये रोज़ मिलते हैं, जिसमें इन लड़कियों का पेट भर जाए। तो उन्होंने कहा देख लो जो घर में करा सकती हो, और अच्छे नतीजे निकले। ये निकले कि देखिए, हमने स्वयं सहायता समूह बनवाए उनके छोटे छोटे, और उसमें क्या किया कि किसी को, अगर आप जानते हैं वो हाथ से जबी तोड़ते हैं, जबी तोड़ने हैं अगर, मतलब सीमी टाइप का, जो पता नहीं क्या कहते हैं आप, ये जो आजकल क्या क्या खाते हैं आप लोग, लेकिन उसका देसी वर्जन है, वो तोड़ के मार्केट में उतारे। गोबर का हमने बहुत कुछ बनवाया, गो कास्ट बनवाई, जिसमें गोवर्धन, वो सब हमने गोबर के बनवाए। और सबसे ज़्यादा जो हमको डिमांड में भी है हमारा, और जिससे उनको एक अच्छी आमदनी मिली, हम गॉड डिस्टेम्पर बनाते हैं गोबरी के नाम से। वो एक इको फ्रेंडली डिस्टेम्पर है, जिसमें कोई भी, बहुत सारी जगह टेस्ट की लोगों ने, उसमें हम कुछ नहीं, कपूर डालते हैं, गूगल डालते हैं, चूना डालते हैं, और काली मिट्टी और गोबर, सूखा गोबर, उसको बिल्कुल एकदम महीन उसका वो बना के, और उसमें आप जो चाहे कलर मिला लें। वो हमारा काफ़ी सारी जगह गया, लोगों ने उसको लेके हमसे कमरे एक एक डेकोरेट भी कराए। थोड़ा हम उस थीम पे करते हैं देहात की, आर्ट वार्ट करके, शायद मेरे उस पर भी पड़े होंगे। तो उससे एक 3-4 साल वो ऐसे गुजरे, क्योंकि लॉकडाउन तो 1-2 साल का रहा, लेकिन जो अभी लोगों के अंदर भय था वो काफ़ी टाइम तक रहा। तो कस्टमर आने से संकोच कर रहा था कि इनके पास तो जाने में वैसे ही बहुत बीमारियां हैं, और कौन है उनका कस्टमर? उनका कस्टमर रिक्शे वाले, ठेले वाले, जो मजदूरी करके आए, वो पुताई करके आए, वो सब उनके कस्टमर हैं, जिनका 500-600 रुपये रोज़ कमाते हैं, और 200-250 रुपये वहाँ खर्च करने आ जाते हैं, और तो उनका कोई कस्टमर नहीं है। तो वो एक अच्छा रहा परिणाम। और उससे कुछ महिलाओं का ऐसा भी रहा कि जिन्होंने फिर यहाँ आने से इनकार कर दिया, कि वो अपना काम कर रही हैं, आज भी बेसन के लड्डू बनाती हैं, कान्हा जी के कपड़े बनाती हैं, तो इस तरह के काम भी वो कर रही हैं। हालांकि हम उनकी आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि लोग बनवाना छोड़ देंगे, अभी हमारी मानसिकता उतनी खराब है, लोग उनसे लेना छोड़ देंगे, तो वो सब हम कर रहे हैं उसके बाद से। मैम, जो आज स्पा इंडस्ट्री में चल रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था कि वो एक मामूली से शॉप लाइसेंस काफ़ी है एक स्पा सेंटर खोलने के लिए। एक मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी कुछ टाइम पहले कि एक पति ने अपनी वाइफ को बेचा था स्पा सेंटर को। उसने उसको मोलेस्ट किया और कहा कि तुझे स्पा सेंटर जाना है, और उसको स्पा सेंटर बेचता रहा। वो रिश्ता रखने के लिए वो स्पा सेंटर जाती रही। देखिए, स्पा सेंटर ही मत कहिए, मसाज पार्लर्स हैं, ओयो होटल्स हैं, मैं खुल के कह रही हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि उनसे बच गई, उन्होंने इतना बड़ा एक्सीडेंट कराया, लेकिन अभी ओयो के खिलाफ खड़ी हो तो बच नहीं पाओगी। मैंने कहा 61 साल की उम्र होगी, बचने की कौन सी उम्मीद रहेगी भाई? आखिरी संन्यास आश्रम में चल रहे हैं तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? लेकिन ओयो होटल्स का इतना बुरा हाल है, आपके नोएडा में, आप जहाँ भी थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, जहाँ फैक्ट्रीज हैं, हर दीवार पे एक छोटा सा लिखा होगा ओयो, नीचे नंबर 1 या 2। मैंने तो कभी किसी होटल्स के ऐसे नहीं देखे कि वो ऐसे प्रचार कर रहे हैं। अगर हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, कोई आने वाला है तो उसको देखेगा, लेकिन ऐसे इतनी सी जगह में लिखा हो, कौन लोग देख रहे हैं उसे, कौन जा रहे हैं?
वो जो घंटे भर के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर दिन भर में आपका 5,000 का, वो बहुत बड़े बड़े होटल्स नहीं है, 2 कमरे बन रहे हैं, ओयो होटल का बोर्ड लग गया, एक में फैमिली रह रही है, वही उनकी रिसेप्शनिस्ट है, वही उनके सब मैनेजर है, सब कुछ वही है, और वही लड़के लड़कियों को कमरे दे रहे हैं। खराब किए जा रहे हैं बच्चे हमारे, जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, लड़के हैं, उनको खराब किया जा रहा है। और मसाज पार्लर्स और स्पा, ये केवल अड्डे नहीं है इस तरह के, ये जिगोलोज भी बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये जिगोलो बना रहे हैं, ये जो आपकी कॉल गर्ल्स बना रहे हैं। हालांकि मुझे वो शब्द कहने में भी मुझे वो खराब लगता है, बच्चे भी बैठे हैं ये, कि कम उम्र के बच्चे जो 20-20, 25-25 साल के जिम जा रहे हैं, जिम में भी यही हाल है, जिम, स्पा, मसाज पार्लर। लड़कियों का जो महिलाएं आएंगी मसाज करने, वो मर्द करेंगे, पुरुष आएंगे तो लड़कियां करेंगी मसाज। मुझे नहीं समझ आया कि बहुत सारे मसाज पार्लर हमने अपने यहाँ भी बंद कराए, अभी ताज़ा ताज़ा खुलने नहीं दिया, सुबह उद्घाटन था, और मैं यही नोएडा किसी पॉडकास्ट में थी, मैं आफत काट के हमने कहा सुबह बवाल करेंगे, खुलेगा तो जो आने वाले हैं, जो फीता काटने वाले हैं, उनकी भी बेइज्जती करेंगे। तो बंद हुआ, हमारे पहुंचने से पहले पुलिस सील भी लगा के चली। दरअसल ये जो है हमारी मानसिकता का परिणाम है। हम देखते हैं अच्छा ये भी खुल गया, बड़ा गंदे काम हो रहे हैं, ये कह के और निकल गए। यानी भगत सिंह पैदा हो तो अतुल शर्मा के घर हो जाए, पड़ोसी के हो जाए, पर आपके घर में ना हो। वो मानसिकता जब तक हमारी रहेगी तब तक नए नए तरीके लोग ढूंढते रहेंगे। अभी बड़ी उम्र की महिलाएं, अभी किसी ने मुझे कमेंट कर रखा था मैं कहने में कि उन औरतों से हमें भी मिलवा दो। मतलब मैं कह रही हूँ कि बड़ी उम्र की औरतें हैं जिनको छोटे उम्र के लड़के सर्विसेज दे रहे हैं। कितना खराब, ये हमारी सोसाइटी नहीं थी। ये हम इस हिंदुस्तान में जीने के, कम से कम मैंने तो कभी नहीं सोचा। मैं तो पिछले 50 साल से इस समस्या से जूझ रही हूँ, और ये नई समस्या जो खड़ी हुई है, ये मेरे लिए ऐसी है कि जैसे हर इंसान पे शक करने का मन करता है, हर इंसान पे ये करने का मन करता है कि कहीं ये भी बच्चा तो ऐसा नहीं जो भी मुझे फिट फोर सा लड़का कोई दिखाई देगा और बड़ा स्टाइलिश। मैंने कहा भाई कहीं क्या इस बच्चे को भी खराब कर देगी कोई औरत। और हम उस जगह पे जी रहे हैं जहां औरतें देवी समझ के, कन्याओं को देवी समझ के पूजा जा रहा है, और अभी वो औरतें खुद को एक्सपोज करके खड़ी हो गई हैं बाजार में। तो वो खराब औरतें नहीं। मैं सोचती हूँ ना कभी कभी कि मेरी अम्मा होती आज जिंदा तो मैं जरूर पूछती कि वो खराब औरतें हैं कि ये। आप रेड लाइट, आप नहीं जानते रेड लाइट एरिया इनको क्यों कहा जाता है, कोई नहीं जानता। लेकिन क्या आपने रेड लाइट्स पे अपने नोएडा में, अपने गुड़गांव में, या किसी भी शहर में कभी देखी है कोई लड़की खड़ी हुई? एक पे अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया, पोल पे एक लड़की खड़ी है तो वो मोबाइल देख रही है। वो मोबाइल नहीं देख रही है, वो कस्टमर का इंतजार कर रही। 4 बार रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, वो तो कहीं जा ही नहीं रही। वो तो ना सवारी देख रही, ना कोई आ रहा है उसको। फिर कोई गाड़ी रुकती है, उसकी तरफ कुछ इशारा होता है, वो जाती है। तय हो गया, 2 तरह से तय होता है कि एक तो जगह लड़की की हो तो पैसे ज्यादा लेगी, जगह कस्टमर की हो तो वो पैसे कम देगा। तो वो हो गया तय, अगर तो बैठ के चलेगी, नहीं हुआ तो फिर आके पोल पे खड़ी हो गई। और यही रेड लाइट एरियाज है। रेड लाइट इसलिए बनाई गई थी कि आप रेड लाइट पे जाएं तो अपनी गाड़ी रोकें उससे पहले, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए, और कानूनी सुरक्षा के लिए भी अपनी। और इसी तरह से इन एरियाज में रेड लाइट्स लगाए जाते थे। पोल एक खड़ा किया, उस पर लाल बत्ती, जो शाम को एक आदमी आके जलाता था, उसमें पेट्रोमैक्स टाइप का होता था, उसको आके जलाया, एंट्री और एग्जिट दोनों पे। और उसका मतलब ये था, उसके बाद दुकानें बंद हो जाती थी, केवल इनका बाजार गुलजार होता था। और उसका मतलब ये था कि अब आपके जीवन को, आपकी इज्जत को, आपके सम्मान को खतरा है। अगर आप इस रेड लाइट को क्रॉस करके जाते हैं तो ये आप अपनी जिम्मेदारी पे जाए, बाकी ये खतरा है, इसलिए रेड लाइट एरिया है। और जो रेड लाइट, इसीलिए शायद उन बच्चियों को पता है कि ये रेड लाइट है, ये रेड लाइट एरिया, वहां समझे जाओगे तुम अगर रेड लाइट एरिया पकड़े हो। कहीं और खड़ी नहीं मिलेंगी कि जहाँ रेड लाइट है ही नहीं, उसी चौराहे पे जहाँ चारों तरफ रेड लाइट्स होंगी वहां आपको लड़कियां दिखाई देंगी। लोग कहते हैं आपको कैसे पता? मैंने भगत सिंह अपने दिल में पैदा किया ना, इसलिए, क्योंकि हर चीज पे निगाह रखी। मुझे तो शायद मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी कहते हैं ओ मम्मी बस, कहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहते हैं। क्योंकि असल में ये मैं सोच रहा हूँ मम्मी वो कह रहे हैं मुझे, जो मेरे पैदा किए हुए बच्चे, मुझे बहुत सारे बच्चे माँ कहते हैं, तो वो कहते हैं अभी छोड़ो ना, कोई मुझे बच्चा दिख जाए बिसूरता, आपको लगा कभी कोई बच्चा कहीं अकेला खड़ा हो और उसके चेहरे पर आंसू आ रहे हो? कभी कोशिश की पूछ ले हम एक बच्चे से? नहीं पूछता कोई भी, गुजर जाते, देखते हैं और गुजर जाते हैं। मैं अभी आपको 2 दिन पहले की घटना बताती हूँ। ये भी आप लोगों को थैंक्स है, सबको, पॉडकास्टर्स को, कि एक फैमिली ने मुझसे संपर्क किया कि हमारी बच्ची फंसी हुई है कहीं बहुत दूर, और अभी
10 महीने से गई हुई है वो, और अब वो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी करती है, कभी टूटता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। और आज वो ये कह रही है कि मैं फलाने स्टेशन पे आ जाऊंगी और वहां स्टेशन से मेरी मदद करो। आप देखो, ऐसे भी लोग हैं। आपने भी पूछा ना कि आपके साथी कौन है, मेरे साथी जीआरपी वाले भी, सीआरपीएफ वाले भी। मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को, तमाम फोर्सेस को छोड़ के, कि वो ऐसे हैं कि एक बार उनको कहो। मैंने उच्च अधिकारी को बात की और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपकी तो मदद की जरूरत होगी। बोले बिल्कुल बता दीजिए, बिंदास बताइए। और लड़की सुरक्षित अपने घर आई, हमें नहीं जाना पड़ा, वो हैंड टू हैंड होता रहा सब चीजें। ट्रेन के जरिए आती रही और दिल्ली उसकी फैमिली ने उसको रिसीव कर लिया। तो ये वो चीज है कि जो अगर जागरूक आप सब हों, सारी दुनिया आज जैसे पॉडकास्टर्स इस पे बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हो सकता है कुछ परिवर्तन आए, हो सकता है लोग डरे। परिवर्तन कब आता है? जब भय भी ना हो ना प्रीत। अगर भय नहीं है तो प्यार भी नहीं है। तो हम कब करते थे अपने, आज अपने माँ बाप से आप प्यार नहीं करते, बड़ी साफ बात है, नहीं करते। क्योंकि वो आपका फोन देखेंगे, अगर आप कहेंगे हमारे फोन क्यों देख रहे हो, लॉक क्यों रहता है। आप उनके दरवाजे में, मैं सुनती हूँ ऐसा ऐसा होता है, सुना है, मैंने किसी के घर में नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि नॉक कर दिया है, भाई हम 18 साल के हो गए और हमारा मत देखो, हमारे कमरे में बताओ, बिना नॉक किए। अलग बच्चों को सुलाने का चलन भी हमारे जमाने में नहीं था, हमने वो आज भी बरकरार रखा है कि नहीं सोना। माँ बाप के साथ बच्चा सोएगा, वो लगेगा कि मेरे माँ बाप हैं, उनके सीने से लग के सोएगा। दूसरा, एक अगर आप और चीज एक को, पता नहीं आप लोग महसूस करते हैं या नहीं, जो ये सब चीजों को बढ़ावा दे रही है, स्पा को भी, जिगोलो को भी, और इन सारी चीजों को, एक ये चीज देख रही है कि वो रेड लाइट एरिया जब तक आबाद थे, जब तक हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, टीवी नहीं था हमारे पास। फिर टीवी आया तो हमने उसमें न्यूज देखनी शुरू की, फिर थोड़ा सीरियल्स शुरू हो गए, लोगों ने वो मनोरंजन के नाम पे कौन गाना सुनने जा रहा है, कौन उनका डांस देखने जा रहा है, वो सब टीवी में आपको दिख रहा है। रही सही कसर, अब यहाँ तक आते आते मैं उस बदलाव की प्रत्यक्षदर्शी हूँ, चाहे रेड लाइट एरिया का रहा या इस दूरदर्शन का रहा, कि ओटीटी पे देखिए मानसिकता आप सब समझ लें कि हम फिल्म कोई चलती है तो अगर किसी ने गाली भी दी तो बीप की जाती है। सेंसर बोर्ड ने अभी उदयपुर फाइल्स पे 58 कट लगाए, जबकि अश्लील नहीं है, सच्चाई के करीब है। वो बच्चा भी हमारे शहर का ही है और मेरा साथी, मेरे उसमें है वो, लेकिन ओटीटी पे सेंसर नहीं है। क्या मंशा है ये, क्या मंशा है विधायिका की, क्या मंशा है सरकारों की कि ओटीटी पे क्यों नहीं है? क्यों आपका ये नहीं है कि आप क्या परोस रहे हैं? आप मिर्जापुर परोस रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं कालीन भैया। आप आश्रम परोस रहे हैं, ठीक है, आश्रम करना चाहिए था। मैं इतने प्रबुद्ध एक फिल्म निर्माता से ये उम्मीद नहीं करती थी कि वो आश्रम दिखाएं, है सच्चाई है, लेकिन इतनी अश्लीलता परोसने की जरूरत नहीं थी। सबको पता है, पहले भी फूल से फूल मिलाते थे कि भाई हाँ ठीक है, इनमें प्यार हो रहा है, लेकिन ये कौन सा तरीका, ये आप दिखा रहे। आप मिर्जापुर दिखा रहे हैं, ससुर के साथ भी सोती है, पति के साथ भी सोएगी, पति के सोतेले बेटे के साथ भी, और प्रेमी के साथ बच्चा पैदा करेगी। क्या से हमारी संस्कृति है ये हमारी नहीं है। फिर आप उन औरतों को खराब कहने वाले, मुझे हर आदमी से एतराज है, कोई भी है, अगर वो कर रहा है तो उसको सारे हक है। उसके मजदूर कार्ड बन रहे हैं, उसको उसकी बेटी की सहायता मिल रही है शादी में, उसको पढ़ाई में एक सहायता मिल रही है, कन्या धन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इनके लिए कहीं नहीं है। ये आपके देश की नागरिक नहीं, निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते? अगर ये रेड लाइट एरियाज की जो महिलाएं हैं, ये इनके पास आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, वोटर कार्ड नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है नहीं, मगर वो हम जैसे लोगों के बनवाए हुए हैं। सरकार की मंशा कहाँ है? उनसे सिर्फ वोट लेने जाएंगे, बहन जी वोट दे के आना, तब वो बहन जी है। मगर जिस समय उनके कहीं पुनर्वास की और किसी चीज की बात आती है तो कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती। और जब होती है ना तो उसमें एक फर्जी आंकड़े भर के और भेज दिए जाते हैं कि हो गया जी हमारे यहाँ तो पुनर्वास। इसकी भी मैं मतलब इतनी पुख्ता सबूत है मेरे पास। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस भी नहीं लिया, ऐसा हुआ कि एक सोनागाछी में एक लड़की को कस्टमर ने पीट पीट के मार दिया, इतना बुरा मारा कि वो मर गई। उसकी मालकिन ने बहुत मुकदमे लिखाने की कोशिश की, कहीं कुछ नहीं हुआ। वो सीधे सीधे किसी ने उसको सलाह दी कि तुम कोर्ट जाओ। कोर्ट से एक मुकदमा कायम हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सुमो मोटो लिया, स्वतः संज्ञान में लिया। और उसका तो खैर जो कुछ हुआ हुआ ही, वो सारा एक प्रोसेस में हुआ। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेट्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो विधायिका हैं, उनको सबको किया कि मुख्य सचिवों को आदेशित किया कि आप 2 सॉलिसिटर जनरल्स अपने यहाँ के और भेजे सुप्रीम कोर्ट में। एक बड़ी वो होगी मीटिंग जिसमें तय किया जाएगा इनका पुनर्वास कैसे किया जाए। एक बड़ी पहल थी और हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं था।
हमने तो उनमें भी सारे बांट दिया था। ये हमारे पास भी ऑर्डर आया, हमने तो उनको भी बांट दिया कि देखो अब तुम्हारे पुनर्वास हो जाएगा, तुम लोग परेशान मत होना। हुआ, 2 सॉलिसिटर जनरल सब जगह से गए, बड़ी मैराथन 3 दिन की बहस चली और 24 ट्रेड तय किए गए, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, कढ़ाई, सिलाई, टॉयज मेकिंग, सब। और उसमें क्या कहा गया कि जो ITI है वो देंगे इनको ट्रेनिंग, जो सुडा डूडा है संस्थान सरकार के वो देंगे, सिंडिकेट बैंक का सिडबी है वो देगा, और बाकी और भी जो छोटे मोटे चला रहे हों, और डाटा भेजें सुप्रीम कोर्ट को। हमसे भी डाटा मांगा गया कि किसी ने मांगा कि दीदी हमें एक डाटा दे दो, और वो जो है थोड़ा मांगा है किसी ने, हमने 70 आउटडेटेड महिलाओं का भेज दिया कि ये, और वो 70 महिलाएं हो गई पुनर्वासित, उन्हें काम सिखा दिया, उनका सारा काम हो गया और सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया, हमने तो अपने आप पुनर्वासित हो गए। ऐसे यूपी के हर स्टेट से चला गया होगा, जैसे मेरे से हर जिले से चला गया होगा, मेरे जिले से गया और जगह से चला गया होगा, पुनर्वासित हो गई वो। आज तक भी कुछ नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। बॉर्डर की इतनी मोटी फाइल मेरे पास रखी है, मैंने 50 बार चिट्ठियां लिखी होंगी, वकीलों के थ्रू लिखी होंगी, कहीं से कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। तो मंशा नहीं है लोगों की, ना लोगों की है ना सरकारों की है, और जुडिशरी तो देखिए डिपेंड करती है कि जब आप उस तक पहुंचाएंगे तब वो कानूनी पक्ष समझेगी, नहीं तो नहीं। नंदी, जो डेटिंग एप्स है, मैरिज एप्स है, इनका यूज होता है कस्टमर लाने के लिए, और कई अब तो डिजिटलाइज हो चुका है, अलग अलग फेसबुक ग्रुप बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, तो उसके ऊपर आपने अभी सरकार ने पोर्न इंडस्ट्री पे बैन लगाने की कोशिश करी थी, गूगल सर्च उस पर कीवर्ड हटाए गए थे, लेकिन इस पे कभी काम नहीं हुआ कि वो जो मैरिज वेबसाइट को एक डेटिंग ऐप बनाने, उसके बाद उस पर वेश्यावृत्ति का काम शुरू करवाया। आप एक बात बताइए मुझे, मैं मानती हूँ सरकार की गलती है, लेकिन सरकार की एक बात को आपको सैल्यूट करना होगा कि उसने सबसे पहले बैन लगाया, जो 25 ऐप बंद किए हैं उनमें सबसे पहला किया है OTT बालाजी को। हाँ। क्योंकि ये जो गंदगी परोसनी शुरू की केवल एकता कपूर ने की। मुझे लोग कह रहे हैं कि आप पॉडकास्ट पे उसका नाम ले रही हो, वो आपका इलाज कर दी, कोई बात नहीं, मेरा तो हो ही रहा है, मुझे तो 31 साल हो गए मेरा इलाज होते होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सबसे पहले कसौटी जिंदगी की बनाई, जिसमें पहले वो उसकी पत्नी है, फिर किसी और के पास चली गई, फिर वो वहां से भी आ गई तो फिर उसके पास आ गई। मुझे एक बता दो, आप भी मर्द हो, एक बता दो कौन उस पत्नी को दोबारा स्वीकार करता है? और सच्चाई तो ये है कि पत्नी भी स्वीकार नहीं करती अगर पति की कहीं अफेयर हो, वो भी स्वीकार नहीं करती है। ये तो जबरन की बात है कि भाई ठीक है जी, बच्चों को पाल रही हूँ घर में, पति कहीं भी मुंह मारता फिर, लेकिन स्वीकार नहीं करती। स्वीकार में और रहने में बड़ा फर्क है। लेकिन उस पर रोक लगी, लेकिन उसने अगले दिन ये कहा ये मेरा नहीं है। बताइए, आपको 50 साल चलाते बुढ़ी हो गई आप, और आप कह रही हैं कि OTT बालाजी मेरा नहीं है। करोड़ों आप कमाने के बाद, अरबों कमाने के बाद आप ये कह रही हैं। तो पहली बात तो वो एप्स, लेकिन जो डेटिंग एप्स की आपने बात की, वो माँ बाप अंधे हैं जो शादी से रिश्ता तय कर दिया और उसके बाद की अभी तो ये जाएंगे 10-5 दिन एक दूसरे को परखेंगे, उसके बाद आएंगे, और आके लड़का अगर मना कर दे मुझे तो नहीं करनी, कर दी, बहुत सारे हुए, फिर आप मुकदमा करते, फिर उन पे मुकदमा करो तो आपकी बेटी की दूसरी जगह भी शादी नहीं होगी। यही बेटों की बात है कि अगर लड़की ने कह दिया कि नहीं 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 ये मेरे लायक नहीं है, तो उस पर 100% इम्पोर्टेंट का ठप्पा लगेगा कि इसका मतलब लड़का सेक्सुअली अनफिट है, इसलिए लड़की ने कर दिया उसका, अब उसकी कहीं शादी नहीं होगी। मतलब हम खुल के बात भी नहीं करना चाहते, गंदगी तो करेंगे पर उस पर खुल के बात नहीं। अभी मैंने देखा एक नया चला है, भाई हमें तो इतना पता है, हम तो पुराने लोग हैं, कि जब हल्दी लग जाती थी उसके बाद तो लड़का लड़की घर से बाहर भी निकलते थे, कहीं को निकलना भी हुआ तो एक चाकू उसके साथ छोटा सा रख देते थे। अभी क्या है, एक वो बड़े बड़े चल गए कमल के फूल के टब कि उनमें लड़का लड़की दोनों को बिठा के हल्दी लगाई जा रही है। भाई हमको तो ये बात नहीं समझ में आती। हमारे यहाँ तो जितने मतलब वो बान कहते हैं उनको, जितने लगन और बान निकले उतनी ही औरतें उनको आके हल्दी लगाती थी, वो ही उतारने आती थी हल्दी तेल। लेकिन अभी ये कैसा कि उसमें बैठे हैं टब में, आधे अधूरे कपड़े पहन के पीले रंग के, और दोनों उसमें उनको हल्दी से नहलाया जा रहा है, हल्दी से खेला। भाई देखो कौन है वो, माँ बाप नहीं है क्या वहां खड़े हुए? फिर हम क्यों डेटिंग एप्स को वो कह रहे हैं? ये तो डिमांड पे है, ये तो मार्केट है, ये जो डिमांड आएगी उसको आपको परोस देगा। आप ही कर रहे हैं ना ये, क्यों जा रहे हैं डेटिंग ऐप पे? पहले नहीं शादियां होती थी क्या और चलती नहीं थी? तब वो जो मीडिएटर होते थे ना, उनकी लास्ट तक ये रहती थी कि भाई उसे बुलाओ, ऐसा हो रहा है वहां पे, इसने तो ऐसा नहीं बताया, वो सब मिलकर उसको मैनेज करते थे। अब कौन जाएगा? वो जो शादी ब्याह की संस्थाएं चला रहे हैं, वो शादी तो खुद में एक संस्था है, उसको संस्था वाले चलवाएंगे अब, और आप चलवा रहे हैं तो भुगतो भैया। और फिर दूसरा देखिए, अभी ठीक है आपको आजादी मिली है, लड़कों को भी लड़की को भी,
मगर उस श्रृंखलता को तो इस्तेमाल मत करो। बाल भर का फर्क है। आप आजाद हैं कि आप पढ़ाई करें, आपने ये प्रोफेशन चुना, आजाद हैं आप। आपके हो सकता है पेरेंट्स कह रहे हो नहीं भाई तुम कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करो, लेकिन आपने ये चुना, ये आपकी आजादी है। लेकिन आप उच्छृंखल होके और ये चुन लो कि नहीं नहीं हम तो जिगोलो बनेंगे, ये उच्छृंखलता है। पैसा कमाना जरूरी है क्योंकि रात को भूखा नहीं सोना है, मगर सुबह तो भूखा हर आदमी उठता है। फिर कौन से ऐसे पैसे की जरूरत है कि जिसके बिना आपका काम ही नहीं चल रहा कि आप कुछ भी करेंगे। एक रात के सुनते हैं हम तो कि एक औरत 50-50 हजार भी देती है जुगोलोज को, लेकिन क्या वो बच्चे सरवाइव कर पाते हैं बहुत लंबे समय तक? वो एक अपनी सहेली को बुलाएगी, दूसरी को बुलाए, और उनके पति कहीं और काम कर रहे हैं, वो सालों सालों विदेशों से नहीं आते, या 2-2 महीने इधर बिजनेस टूर पर रह रहे हैं, पैसा कमाने में मशगूल है। उन्हें पता ही नहीं है जो किटीज में है, जो भी उनकी सहेलियां इक्का दुक्का की वाइफ स्वैपिंग जैसी घटनाएं चल रही हैं। क्या है ये सब परोसा जा रहा है। वो जो आपकी डिमांड है वो हो रहा है। तो मार्केट तो डिमांड पे ही तय है ना, जो आप होंगे उतना ही उत्पाद किया जाएगा उसी चीज का, जितना आपकी डिमांड होगी। तो आप डिमांड कर रहे हैं, आप केवल एक को आपने वेश्या नाम दे दिया। क्या आप इन लड़कियों को सेक्स वर्कर कह सकते हैं जो स्वेच्छा से खड़ी है, जो स्वेच्छा से जा रही है? क्या कोई माँ बाप पूछता है? मेरी बेटियां भी बैठी हैं, मुझे शायद इनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जब एक लड़की, मेरा शहर भी एजुकेशन हब है, वहां से लेके मुरादनगर, मोदी नगर, फिर नोएडा, सब एजुकेशन हब है, दिल्ली तक खूब है। तो क्या मेरी बेटी या बेटा मेरे शहर में नहीं पढ़ सकता? ये काउंसलिंग का क्या सिस्टम है? मतलब आपने 3-4 कॉलेज भर दिए, वो दूर दराज के भरे आपने, बच्चे पे डिपेंड करता है वो। अब वो मांग रहा है कि आप मुझे प्रायोरिटी पे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, वही आपको मिल जाएगा। यानी मेरे शहर का बच्चा या बच्ची तो चले जाएंगे हैदराबाद, बंगलौर, और उनके शहर का आएगा मेरे यहाँ पढ़ने। तो अव्यवस्था तो आप ही फैला रहे हैं ना। अब आपको पता नहीं वो बच्चा वहां क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं। आए दिन देखिए कोटा से या वहां से कहीं से भी खबरें आती रहती, आत्महत्या कर ली, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मेरे पास भी इंटर्नशिप के बच्चे आते हैं, जी एक लड़की को उठा के ले गए, देर रात वो खाना खाने गई, 1:30 बजे हॉस्टल की लड़की निकल रही है। भैया हमको तो हॉस्टल का इतना पता है कि हॉस्टल में 8-9 बजे के बाद एंट्री नहीं थी, नहीं आओगे तो जाओ, पेरेंट्स को खबर कर दी जाती थी। आप कहीं भी जाएं तो कैसे हॉस्टल है? आप खुद तो परोस रहे हैं ना वो सब चीजें। आप एक बार भी माँ बाप ये नहीं पूछ सकते उन लड़कियों से या लड़कों से जो दूर पढ़ रहे हैं क्या कर रहे थे। ये पैसे, यह लड़की ने अगर ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड ड्रेसेस, ब्रांडेड ज्वेलरी ये सब पहन रखी है, कहाँ से आई तुम्हारे पास? क्यों नहीं पूछा? माँ बाप ने एक लिमिटेड खर्चा दिया है, लेकिन आपके पास तो बहुत कुछ है, फिर कहाँ है वो? आप उस पर बात ही नहीं करते, चर्चा नहीं करना चाहते। ये तो फिर मैं कह रही हूँ कि थैंक्स टू पॉडकास्ट कि आप लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि इस पर चर्चा अगर हो रही है। हालांकि लिमिटेड लोग चर्चा कर रहे हैं, पर अगर हो रही है तो इसको बना के रखिए, लोगों को बुलाइए, लोगों को इस पे भी चर्चा करिए कि कैसे परिवार सुधारे जाए। जैसे अभी मैं कॉलेजेस में जाती हूँ, बुलाते हैं कॉलेज मुझे, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं बुलाते, मेरे शहर के कॉलेज बुलाते हैं कि आप एक सेशन हमारे बच्चों का ले लो। इंडिविजुअल नहीं लेती मैं, कहती हैं वो कि भाई ये लड़की थोड़ा ऐसी हो रही, नहीं, इंडिविजुअल लेने से वो खतरनाक हो जाएगी। लो बताती हूँ मैं कि पेरेंट्स भी बैठे, पेरेंट्स की ये गलती, पेरेंट्स को भी कहो कि आपकी ये गलती है, बच्चों की ये गलती है, और सब मिलकर सुधार लो उसे। और अभी तो देखिए, अच्छा आप में से कौन कौन पीयूष मिश्रा की को जानता है? नहीं, कलाकार हैं जो गाते भी हैं। पीयूष मिश्रा को जानते हैं, बहुत सारी ओटीटी पे भी उनकी बहुत सारी पड़ी है, फिल्मों में भी बहुत में है, सिंगर भी है। उनकी एक मैं हमेशा लाइन कोट करती हूँ कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। वो वामपंथी हैं, इसलिए बहुत लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन मैं शुरू से एक्टिविस्ट तो सभी वामपंथी रहे, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसी बची है वैसी की वैसी, आप सब जवान लोग हैं, जवान बच्चे हैं, इस आप अलग हटे हैं दुनिया से, एक अलग तरीके की विधा को लेकर चलें। तो इसको इतना फैलाइए कि हमारे बच्चे वापस लौट आए बस, और हमारे देश से ही खत्म हो जाए वेश्यावृत्ति। आप कहते हैं विदेशों में वेश्यावृत्ति जैसी चीज नहीं है। वो 10 जगह शादियां तो कर सकती हैं कि आज मेरा ये पति था, इससे 2 बच्चे हो गए, कल दूसरे से हो गए, तीसरे से, लेकिन वो लौट के आ रहे हैं हमारे यहाँ, वो वृंदावन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या वो इस्कॉन में कर रहे हैं, और हम हम कह रहे हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। कहाँ है उनके यहाँ? उनके कौन से रेड लाइट एरियाज बने हुए हैं? आप बैंकॉक जैसी जगह की बात कर सकते हैं कि वहाँ खुला सेक्स है, लेकिन वो एरियाज नहीं, वो स्वेच्छा से है। सब जबरन कौन है? हमारे यहाँ तो जबरन धंधे के ये अड्डे बना दिए। और एक बार एक लड़की देखिए स्वेच्छा से भी फंसी, फिर वो नहीं निकलती है। बहुत कड़वा है ये सच कि वो कभी नहीं निकलती, क्योंकि मैं अपने शहर की बात कर रही हूँ।
मेरा बहुत छोटा शहर है। दिल्ली जैसे शहर की अगर बात की जाए, नोएडा विकसित शहर है, इनकी बात की जाए तो हो सकता है चीज़ें छिप जाती हूँ, मेरे यहाँ नहीं छिपती। मेरा एक ऐसी बच्ची, जैसी एक बच्ची आई, ठीक ठाक सांवली सी अच्छी सी लड़की थी और पीएचडी कर रही थी। तो काफ़ी देर से बैठी थी ऑफिस में। फिर मैंने उससे पूछा, बेटा कोई अकेले में बात करनी है तो मैं और को बाहर भेज देती हूँ। तो उसने कहा हाँ। तो मैंने दूसरे उधर कमरे में चले गए बच्चे दूसरे, और मैं उसके पास ही जाके बैठ गई। मुझे लग रहा था थोड़ी परेशान है, तो मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। ऐसे रोने दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि बताओगी कुछ या फिर किसी दिन आओगी? नहीं, आज ही बताऊंगी, इतना समय नहीं है। उनके बताओ कि मेरा एक लड़के से अफेयर हुआ, वो जिम चलाता है और वो भी पढ़ा लिखा है और जिम चलाता है और हमारी कास्ट का है, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं थी। मैंने घर वालों से मिला दिया, हमारा अफेयर चल रहा था। तो हमारी सेरेमनी भी हो गई, रिंग सेरेमनी। मैंने कहा अब क्या दिक्कत हुई, अब करना नहीं चाहता? बोला नहीं नहीं, करने का तो प्रश्न ही नहीं है, वो शादी करने के लिए थोड़ी आया था। उसने मुझे फंसाया और फिर वो एक दिन ले गया कि चलो आओ आज घूम के आते हैं, और मुझे एक होटल में ले गया। मैंने उसे रोका, बेटा ये तुम्हारी गलती है, तुम होटल में क्यों गई? बोली हाँ मेरी गलती है। और वहाँ उस होटल में उसने कहा ये मेरा होटल है, क्योंकि, और मुझे भी लगा ये इसका होटल है, क्योंकि जैसे ही हम घुसे हमसे रिसेप्शन पे किसी ने कुछ नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो, वो सीधा ऊपर चढ़ा और एक कमरे में चला गया, चाबी भी उसके पास थी और उस कमरे में चला गया। कह रहा ये मेरा अपना रूम है और ये मेरा होटल है। तो मुझे यकीन हो गया कि इसका है। और उसने कुछ खाने वाने का ऑर्डर दिया, तो हमने खाना खा लिया। फिर मैंने कहा चलें कि हाँ चलते हैं थोड़ी देर में। तो मुझे लगा कि उसमें शायद कुछ था और मुझे हल्का सा नशा, इतना नहीं हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लग रहा था। और उसने मेरे साथ रिलेशन किया और उसके बाद सॉरी कहा कि सॉरी मैं बहक गया था, और शादी तो होनी है और 15-20 दिन हमारी शादी को रहने, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद में मैं, वो अक्सर कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगी। 1-2 बार मैंने मना किया, तो एक दिन उसने मुझे वीडियो दिखाई कि ये है। अब मैं घबरा गई। तो उसने कहा नहीं नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, बैंकॉक भेजूंगा, लेकिन शर्त एक है कि मुझे किसी और लड़की से दोस्ती करा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उसने कहा मैं अपने पेरेंट्स को क्या कहूंगी कि मेरा रिश्ता हो गया और अब टूट रहा है? बोले उन्हें मैं समझा लूंगा, कुछ भी कह के। कह रही मेरे से ही गलती हुई, और ये गलती इतनी बड़ी हुई कि पेरेंट्स से ना, जब वो मेरे पास आई उससे पहले अपने पेरेंट्स को कहती या उससे पहले ही मेरे पास आ जाती। मैं ये बताऊँ कि मेरा वेल नोन नाम है इस सब में कि भाई वो आ जाएं बच्चियां, निसंकोच आ जाती हैं किसी को कोई दिक्कत हो तो, कि हमारी बात बाहर नहीं जाएगी। और मैं 24 लड़कियां ले जा चुकी हूँ उसके पास अब तक। सोचिए 24 लड़कियों की वीडियो बन चुकी है। अभी जो मैं आई हूँ, अब मैं इसलिए आई हूँ कि जिस लड़की को वो बुला रहा है वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसका 1-2 साल का बच्चा है, और वो उसे कह रहा है कि इस लड़की को लेके आ। मैंने कहा उसको कैसे पता लगता है? फिर मुझे समझ आया कि पता क्यों नहीं लगेगा, वहां तो इर्द गिर्द हर वक्त लड़के हैं। जो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेजेस में लड़के दिख रहे हैं वो खड़े हैं इर्द गिर्द। हालांकि उसके बाद बड़ी एक वो हुई, वहाँ लड़के अब खड़े नहीं होते, लेकिन उस लड़की का जीवन तो बर्बाद हुआ। मैंने कहा बेटा मैं तो 2 ही सलाह दे सकती हूँ इस समय, कि उस लड़के का तो मैं इलाज कर दूंगी, लेकिन तू बिल्कुल उससे हट जा, पूरे परिदृश्य से तू हट जा लग। अब तू कहीं नहीं है, और ना किसी लड़कियों का नाम ले, ना किसी का जीवन बर्बाद मत कर, उनका मैं होने नहीं दूंगी, तो इससे बेफिक्र रहे। बोले ये बस एक आश्वासन उसने मुझे दे रखा है कि मैं ये यहाँ कभी रिलीज होंगी ही नहीं, क्योंकि इनका पैसा तो हमारे पास आ चुका और ये जाएंगी भी नहीं, वो पुरानी नहीं लेते। अगर वो कहीं उन्हें दिख गई इंटरनेट पे या कहीं भी, तो इसका हमको पैसा नहीं वापस करना पड़ेगा। थाईलैंड, बैंकॉक, पता नहीं कहाँ कहाँ उसने बताया। और खैर हमने रेड कराई मौके पर, अपनी कस्टमर एक लड़की को, अपनी मेरी वॉलंटियर थी बोल्ड सी, उसको भेज के एक रेड हुई। बहुत कुछ मिल गया था हमें, बहुत कुछ, उससे अलग भी डाटा मिले, बहुत जेल वेल गया, सब चीज़ हुई, लेकिन कहीं भी हमने उन 25 बच्चियों का नाम नहीं आने दिया। तो ये हमको, हम तो कहते हैं माँ बाप की भी ये गलती है कि बच्चों से थोड़े से फैमिलियर ये हो जाओ कि आपको किसी से अफेयर, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आपका किसी से प्यार होता है तो अपने पेरेंट्स को एक बार बता दो कि मैं इस लड़के को पसंद कर रही हूँ, और लड़के को भी कहो कि भाई पहले मेरे माँ बाप से मिल ले, मेरे माँ बाप फाइनल करेंगे तो मैं आगे चलूंगा। अगर वो लड़का सही होगा और तेरे से वाकई शादी करने का मूड रखता होगा तो तेरे माँ बाप से मिलने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, वो कहेगा ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम स्टेबल भी रहोगी कि भाई शादी माँ बाप करेंगे तो इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। कुछ समय लो उससे। फिर माँ बाप को भी मैं कह रही हूँ कि माँ बाप ये करें कि बेटा हम करेंगे शादी तुमसे ही, तुम भी अच्छी तरह से खड़े हो जाओ,
2 पैसे कमाने लगो, लड़की कभी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद शादी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको वाकई शादी करनी है तो वो नॉर्मल तुमसे रिश्ते रखेगा, कभी घर आके मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। और अगर नहीं रखनी है तो वो तुम्हें इंसिस्ट करेगा कि नहीं नहीं रोज रोज तुम्हारे घर नहीं आऊंगा मैं, आओ बाहर चलते हैं आज कहीं। और तो थोड़ा सा माँ बाप को नजदीक आना होगा, थोड़ा सा बेटियों को ये सोचना होगा कि हम अपने माँ बाप के नजदीक रहें। माँ बाप से बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं है, कोई दुनिया में नहीं है जिन्होंने आपको अपने रक्त से मज्जा से सींचा है। तो इसलिए अच्छा ये है कि ये अगर खत्म करना है तो भैया बच्चों को पहल करनी पड़ेगी, खुद से अपने जैसी बच्चियों को बचाने के लिए और अपने जैसे बच्चों को बचाने के लिए आपको करनी पड़ेगी। जो 25-26 साल तक के लड़के और लड़कियां, उनके साथ आप काउंसलिंग में करिए। नहीं होता है आप मेरा फोन नंबर दे दीजिए, कोई भी आपको एक बच्चा लगे पहल करने की कोशिश करिए कि लगे कि भटक रहा है। और एक और छोटा सा कि एक छोटे से बच्चे को कहीं बसूरते देखो तो एक बार जरूर पूछना उससे कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो। अगर है तो मुझे भीख मांगने में किसी से शर्म नहीं आती उन बच्चों के लिए। मैं इस साल भी मैंने 17 बच्चों के एडमिशन कराए, अभी 3 रह रहे, नहीं 17 के अभी नहीं कराए, 3 बच्चे रह गए हैं। तो पर मैं पूछती हूँ कितने बच्चे होंगे जिनके आपने एडमिशन कराए? मतलब ये लगभग 15-16 साल से करा रही हूँ मैं, मेरे ख्याल से गिनती तो कभी करी नहीं पर हजारों बच्चे हैं। कोई बच्चा मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो नहीं पढ़ा है। जो नहीं पढ़ना, जिसकी दिमाग नहीं पढ़ने में, उसको किसी तरह। हाँ एक चीज और बीच में काट के बताऊँ मैं कि 10th के बाद नहीं मैं किसी का खर्चा करती, 10th क्लास के बाद बिल्कुल नहीं करती हूँ, कोई खर्चा नहीं। ट्यूशन पढ़ाओ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करती हूँ कि इनको छोटे छोटे बच्चों के ट्यूशन आप दे दें, वहाँ नहीं होते हैं तो दूसरे स्कूल से दिलवाती हूँ उनको कि भाई ये बच्चे पढ़ाओ, तुम जाओगे टाइम से आओगे, ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा खुद निकालो। एक आत्मसम्मान उनके अंदर पैदा होता है कि अपने पैसा क्या होता है। और दूसरा जो बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक नहीं, उनको ITI में एडमिशन कराते हैं, कहते वहाँ कोई खर्चा ही नहीं है, वो काम सीखेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। बेसिकली हमारा ये रहता है कि मेन स्ट्रीमिंग में दूसरे बच्चों के साथ जुड़ते हैं, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं, तो उन्हें भी लगता है कभी हमारी मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में आए, कभी हमारे पापा होते तो वो भी आए, तो बेशक आज छिपा रहे हैं लेकिन कल एक बेहतर जिंदगी देने की वो कोशिश करते हैं। तो ऐसे हजारों बच्चे हैं। और जिनकी अभी तो सब कहते हैं 1084 की माँ है, तो जो माँ कहती भी हैं कि भाई वापस मुड़ते भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जो बाहर है अभी जो दुबई में है बच्चे, वो दोनों बच्चे 2 बच्चों का खर्चा उठा रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं उठाना पड़ता, वो 2 बच्चों का रेगुलर दे रहे हैं। उनके रिपोर्ट कार्ड भी मांगते हैं कि इनका भेजो, इन्होंने इस साल कुछ बदमाशी की हो तो। और जब आते हैं तो उनसे मिलते हैं। वो भी मुझे एक पहल हुई है कि थोड़ी सी कोशिश अगर सब लोग करें तो जरूर बच जाएगी। जैसा हमारा हिंदुस्तान था वो ऐसा कैसे ही रह जाए, वरना बहुत बुरा है। अभी अगर किसी को संकल्प NGO से जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकता है वो, अगर वो सपोर्ट करना चाहता है? देखो सपोर्ट करना है तो हम तो कह देते हैं कि हमें तो भैया तुम हमारे फोन पे भी पेटीएम कर दो, 1 रुपया एक। हाँ यहाँ ये भी बता दूं मैं कि एक बच्चा ट्यूशन पढ़ाता है, वो मुझे 30 रुपए रोज देता है, हर रोज। मैं कहती भी भैया इकट्ठे कर ले, मुझे एक साथ दे दियो महीने में, नहीं नहीं मैं रोज दूंगा, 30 रुपए देता है। एक बच्ची है जो लॉ कर रही है और कहीं बिहार के दूर दराज गांव में है, ब्यूटी पार्लर में काम भी करती है, तो वो एक आईब्रो का पैसा मुझे हर रोज भेजती है। अभी अभी जब मैं आ रही हूँ रास्ते में तो उसने मुझे 150 रुपये भेजे हैं, अभी हर रोज भेजती है। जो भी वो मतलब उसको बच जाता है तो वो जरूर भेजती है। जिस दिन नहीं हो उसके पास आईब्रो तो उस दिन मुझे 30 रुपये फिक्स करके भेजती है। तो मेरी स्ट्रेंथ ये लोग हैं, मुझे वो बिल्कुल नहीं है कि जो मुझे कोई 1,50,000 है, कोई मैं 1,50,000 वाले से कतई संपर्क नहीं रखती हूँ। आपका क्या है मुझे नहीं पता, आप मेरे बच्चे को दो ना, डायरेक्टली बच्चा बात करेगा आपसे, आप बच्चे की प्रोग्रेस देखो, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसे एहसास कराओ। मैं फ़ोन पे भी बात कराती हूँ, भाई आप नहीं आ सकते हिंदुस्तान तो आप बात करें। एक ऑस्ट्रेलिया से है लड़का, वैसे ड्राइविंग करता है लेकिन अब ऐसे ऐसे ठीक ठाक कमा रहा है, वो मुझे रेगुलर भेजता है 500 रुपये महीना बराबर भेजता है रोजाना कि मेरी ये है मेरी तरफ से आपको। तो ऐसे लोग मेरी स्ट्रेंथ है, ये ताकत है। मैं उन्हें बाकायदा रसीद भेजती हूँ कि ये रसीद है तुम्हारी, और अपने टैग करके रखो कि याद रहे किस बच्चे के लिए, उस बच्चे के नाम से, बच्चे के साथ ही थैंक्स लेटर के साथ भेजती हूँ इसको। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैम अभी एक न्यूज आई थी 2025 में तकरीबन 8,000 लोग दिल्ली से गायब हो गए। हाँ तो केवल वहीं की क्यों बात कर रहे हो, क्यों बात इसकी कर रहे हो? आप उसकी बात करो ना जो कॉमनवेल्थ गेम्स में सेक्स टूरिज्म हुआ, आप उसकी बात करो। जो बच्चे गायब, हर 2 घंटे में एक बच्चे का अपहरण होता है, ये तो सरकारी आंकड़े कहते हैं, मैं आप तो नहीं कह रहे। कहाँ जा रहे हैं वो, कहाँ बताइए। अब से पहले देखिए दिल्ली में है मान लिया मैंने, लेकिन अपने शहर की कहूँ, नोएडा की कहूँ, तो मैंने अब से 8-10 साल पहले तक ये नहीं देखा था कि हर चौराहे पे भीख मांगने वाले। घरों में आते थे भीख मांगने, लेकिन चौराहों पे नहीं देखे थे। अभी गौर करना आपके बाद कि एक बच्चा, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जो मैंने परसों बनाई,
एक कंधे पे बच्चा पड़ा रहता है, वो ना हिलता है, ना डुलता है, ना रोता है, ना हंसता है, पूरा दिन वो सोता रहता है। कौन है वो बच्चा? कोई माँ अपने बच्चे को नशा करके सुला सकती है क्या, कितनी भी गरीब हो? और वो उठती है, जैसे ही रेड लाइट हुई उठी, भैया बच्चा सो रहा है, बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार के नाम पे वो हर वक्त पैसे मांगती है। ये हर जगह है, मेरठ जैसे छोटे शहर में, नोएडा में, दिल्ली में तो भरमार है ऐसे बच्चों की। तो कौन है ये बच्चे? ये क्यों नहीं अपहृत हो सकते बच्चे? ये वो बच्चे क्यों नहीं हो सकते जिनका अपहरण किया गया हो? ये बच्चे क्यों नहीं हो सकते कि जिनके हो सकता है माँ बाप को कहीं और, माँ को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया हो और ये बच्चा उसका रख लिया गया हो? ध्यान नहीं है सरकार का, ना भिक्षावृत्ति पे है। आपको, आपकी जानकारी में है ये बात कि एक अकेले केवल भिक्षावृत्ति एक्ट केवल महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में कहीं लागू नहीं होता। मांगो भी हर मंदिर पर, आज मंदिर बना के देख लो एक छोटा सा, कल वहां 50 मिल जाएंगे भिखारी। तो ये कौन सी बात है? आज एक नई खबर आई है कि अभी सब बच्चे उनको चिन्हित किया जाएगा जो भिक्षावृत्ति में है। भाई मैं बिल्कुल चैलेंज करती हूँ सरकार को, मुझे भी बताना 10-5 बच्चे मेरे शहर के भी चिन्हित किए या नहीं किए। एक को कोई चिन्हित, कौन से बच्चे वो चिन्हित हो जाते हैं मुझे तो आज तक यही नहीं पता लगता है। चाहे वो चाइल्ड लेबर में लगे हुए बच्चे हों, बड़े बड़े लोग हैं कहते हैं चाइल्ड लेबर हमने खत्म कर दी, हमने, मैं सब जगह दिखा दूं, पूरे नोएडा में दिखाऊंगा कैसे बच्चे काम कर रहे हैं। चाय की दुकानों पे आप देखो बच्चे काम कर रहे हैं। बच्चे की परिभाषा अलग कर दी है हमने ताकि स्मूथली ये सब धंधे चलते रहे। चाइल्ड लेबर में आता है 15 साल तक का बच्चा, अगर इसमें आता है कि जो कानून के विरुद्ध काम करे वो 18 साल तक का बच्चा, और शादी की कर दी आपने 21 साल में। कौन सा बच्चा किसको माने बताइए आप? 14 साल से ऊपर के बच्चे को आप छू नहीं सकते। अगर वो है कि 15 साल का है, मालिक ने कह दिया 15 साल का है जी बच्चा, तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट में खत्म हो गया। उसके हर चीज हमने फिक्स कर दी है कि यहाँ से भी आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, हाँ बच्चे को इस्तेमाल कर लो। और सेक्स टूरिज्म तो इतना भयंकर है, मैं उस पर बात नहीं कर सकती। मैंने वो तकलीफ देखी उन बच्चों की कि जो चल नहीं पा रहे थे, जो हर आदमी को देख कर डर रहे थे। अगर मैंने कहा कि बेटा मैं देखूं एक बार तुमको कैसे चोट लगी, वो ऐसे चीखता चिल्लाता नहीं 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 नहीं, अपनी माँ के पीछे छिपता, नहीं नहीं अब मुझे मत भेजियो, मैं यही कूड़ा चूकूँ, मैं यही चूक दूंगा सारा कूड़ा, जितना तू कहेगी उतना लाऊंगा दिन भर में, लेकिन वहाँ मत भेज दियो कभी। सोच के देखो कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। और हम केवल, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसा लग रहा है मुझे तो जैसे इस पेशे पर टिक गई है, जैसे बस सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री पुरुष के एक्ट पे टिक गई है, बस और कुछ नहीं। और अगर ये अभी खत्म नहीं हुआ, देखिए हम तो आज नहीं हैं, कल दूसरा दिन भी हो सकता है हमारे लिए। और आपको देखना है, आप वो सब देखेंगे जो आपने जिसकी कल्पना नहीं की होगी। जो दर्द, जो चुभन मैं अपने दिल में लेके चली जाऊंगी, वो आप सब इसके बाद महसूस करेंगे अपने आप पे। मैंने दूसरों की महसूस की, लेकिन आप अपने आप पे महसूस करेंगे, अपने इर्द गिर्द में देखेंगे, अपने आसपास के लड़के लड़कियां परिवारों को देखेंगे आप खत्म होते हैं। और ये हमारी आखिरी पीढ़ी होगी जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संस्कारों को बचा के चल रही थी, शायद इसके बाद नहीं। तो इसलिए पकड़ के रखो इन संस्कारों को, अपने जैसे बच्चे बनाओ। मैं देखती हूँ सभी छोटे छोटे पॉडकास्टर्स हैं, थोड़ी थोड़ी उम्र के, और बड़े सभ्य से बच्चे सारे। ये कौन सी दुनिया है और वो कौन सी दुनिया है कि जो वो लंबे से बाल और अजीब से हाव भाव, जिम से निकलते हुए। आप क्या समझते जिम नहीं है ये अड्डे? इतने भी जिगोलो हैं वो जिम से निकल रहे हैं। तो बचा लो अपनी दुनिया को अगर बचा सकते हो, क्योंकि आपके कंधों पे जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। तो ये थे हमारे साथ अतुल मैम, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल, जैसे कि मैंने आपको इंटरव्यू बताया, 6 साल लड़कियों को रेस्क्यू किया और आज कई सारे बच्चों का एजुकेशन और भी उनका पालन पोषण कर रही है, और सामाजिक सुधार में कई सालों से अपनी डेडिकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट को हम यादगार बनाना चाहेंगे। हम अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट जो इस पॉडकास्ट को यादगार बनाएगा, एक छोटी सी ट्रॉफी सीओ स्कूप मैगजीन की तरफ से मैम को देना चाहेंगे, ताकि आने वाले कई वक्त तक ये ट्रॉफी याद दिलाती रहे हमारे पॉडकास्ट के बारे में कि हमारे पॉडकास्ट बहुत